से हमारी जो बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये ट्रेनिंग का पहला लेक्चर है। तो पहला जो ट्रेनिंग का लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक लेक्चर है, मतलब इस आधार पर आप किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग का एस्टिमेट बना सकते हैं। मतलब आपको ये फर्स्ट जो लेक्चर है वो एक बेस देगा। इस बेस के आधार पर आप किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट इजीली बना सकते हैं। तो ये आपके लिए पहला और फर्स्ट लेक्चर है। किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाने के लिए आपको सबसे जो पहली जो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो पड़ती है SOR। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? SOR मतलब शेड्यूल ऑपरेट्स। मतलब अगर आप किसी बिल्डिंग में किसी भी पर्टिकुलर सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे तो पर्टिकुलर उसका एस्टिमेट कहलाएगा। लेकिन उस क्वांटिटी का रेट कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको शेड्यूल ऑफ रेट्स में। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स गवर्नमेंट के 2 शेड्यूल ऑफ रेट्स है। वहां पर हर जो आइटम्स होते हैं अलग अलग आइटम्स होते हैं। जैसे आपका ब्रिक वर्क हो गया वो एक अलग आइटम है, सीमेंट कंक्रीट हो गया वो एक अलग आइटम है, प्लास्टर हो गया वो कितने mm का है, 15 mm का है, 12 mm का प्लास्टर है। तो सबके रेट अलग अलग है। पहले आप क्या करेंगे, किसी भी प्लान से, जैसे हमने यहाँ पर एक 20 बाई 40 का G+1 का एक प्लान दिया है, ठीक है। तो उस प्लान का एस्टिमेट हमको निकालना है तो मेजरमेंट करके उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। देन यहां से आप क्या करेंगे, जो शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है, चाहे वो PWD का शेड्यूल ऑफ रेट्स हो या फिर UADT का शेड्यूल ऑफ रेट्स हो, लेकिन आपको कौन सा शेड्यूल ऑफ रेट्स यूज करना है वो भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो आपके जो शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है आपका PWD SOR, कौन सा था? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये अलग SOR होता है। देन उसके बाद होता है आपका UADD SOR, मतलब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये अलग एक SOR होता है। तो दोनों SOR अलग अलग होते हैं। तो दोनों के हिसाब से जो पर्टिकुलर आइटम है, सेम आइटम, जैसे मान लिया कंक्रीट है, एक कंक्रीट का आइटम हमें PWD के SOR में देखता हूं तो उसका रेट कुछ और रहेगा, दूसरा UADT का SOR रहेगा तो उसका रेट कुछ और रहेगा। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि किस SOR के अकॉर्डिंग मुझे एस्टिमेट बनाना है। आइटम तो वही रहेंगे लेकिन रेट डिफरेंट रहेगा। थोड़ा बहुत आइटम का जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन लगभग सेम ही मिलता है। अब आपको UADT का SOR कब यूज करना है? कौन सा? UADT SOR का यूज कब करना है? जैसे आपकी नगर पालिका में हम परमिशन लेते हैं तो वो जो परमिशन होती है अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कॉलोनीज बनती है तो कॉलोनीज में भी जो एस्टिमेट बनेंगे वो UADT के अकॉर्डिंग बनेंगे। लेकिन जो पब्लिक रिलेटेड गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट होते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एस्टिमेट्स होते हैं, वो PWD SOR के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। तो जनरली आप जो बैंक वगैरह में एस्टिमेट्स बनाते हैं एज ए इंजीनियर, कॉलोनीज के बनाते हैं, कॉलोनीज के अंदर जो हाउस होते हैं उनके बनाते हैं, तो वो जो एस्टिमेट होते हैं आपको UADT SOR के अकॉर्डिंग ही बनाना है, PWD SOR के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। कहीं पर स्पेसिफाई किया जाए कि आपको जो पर्टिकुलर एस्टिमेट देना है वो PWD SOR के अकॉर्डिंग ही देना है या फिर UADT SOR के अकॉर्डिंग ही देना है, तो फिर आपको वो पर्टिकुलर एस्टिमेट उसी पर्टिकुलर SOR के अकॉर्डिंग बनाना है। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 कौन सा है? बिल्डिंग वर्क्स का। मतलब UADT के SOR के 4 वॉल्यूम है टोटल। कितने वॉल्यूम? 4 वॉल्यूम। वो 4 वॉल्यूम कौन कौन से हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस वॉल्यूम में आपको ओनली बिल्डिंग वर्क मिलेगा, मतलब जो बिल्डिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं वो मिलेंगे इस SOR में। मतलब आप बोले रोड के लिए एस्टिमेट के लिए आइटम्स मिल जाएंगे इसमें, वो नहीं मिलेंगे। ओनली बिल्डिंग वर्क के
जो आइटम्स होते हैं वह इसमें मिल पाएंगे आपको, बाकी नहीं मिलेंगे क्योंकि वॉल्यूम 2 है। जो यूएडीडी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो भोपाल में है, मतलब उसका जो मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भोपाल में इसका कार्यालय है और ये डायरेक्टरेट है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मतलब जो अर्बन डेवलपमेंट होता है वहां के जो एस्टिमेट्स बनेंगे वो इस एसओआर के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। जो ये यूएलडी का एसओआर होता है टाइम टू टाइम क्या होता है, टाइम टू टाइम इसमें जो रेट्स होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम 2 अगस्त 2021, मतलब 2021 के, अभी मेरे पास ये वाला लेटेस्ट है 2021 के अकॉर्डिंग, मतलब अभी चल रहा है आपका 2023 लेकिन 2021 के ये भी यूज कर रहे हैं, मतलब काफी टाइम बाद इसमें चेंजेस होता है। अगर ज्यादा वेरिएशंस आते हैं मार्केट्स में तो इसमें चेंजेस होते हैं या फिर इसकी अपडेट हमें मिलती रहती है। जब भी किसी एसओआर के आइटम्स के रेट में चेंजेस होते हैं तो आइटम का जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ उसके रेट चेंज हो गए, आइटम का डिस्क्रिप्शन वही का वही रहता है, ओनली रेट्स चेंज होते हैं। ये जो यूएडीडी का एसओआर होता है इसे कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, इसमें पर्टिकुलर वर्किंग कमेटी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ वर्किंग कमेटी। तो मेंबर्स इसके कौन कौन होते हैं, मेंबर्स थोड़ा हम देख लेते हैं शॉर्ट में। मिस्टर जेपी कटारे, इंजीनियरिंग चीफ, डायरेक्टरेट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेयरमैन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, एक बहुत बड़ी कमिटी होती है, वो कमिटी इस यूएडीडी एसओआर को एक बेस्ट लेवल पे बनाती है, देन उसके बाद इसको पब्लिश किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे नाम मिलते हैं, ऐसे सभी मेंबर्स है, ठीक है। इन सभी मेंबर्स के द्वारा ये यूएडीडी का एसओआर बनाया जाता है। अब जो ये यूएडीडी का एसओआर होता है उसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, मतलब अलग अलग चैप्टर्स इसके। अगर आपको ब्रिक वर्क करना है तो उसका अलग चैप्टर है, मतलब उस आइटम के रेट आपको वहां से मिलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम चैप्टर्स और इंडेक्स समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ इंडेक्स, इसका डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर चैप्टर्स चल रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जनरल नोट्स लिखे हुए हैं वो पेज नंबर 2 से 10 पे मिलेंगे, मतलब आपको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पेज पे जाना है, टाइप करना है और वहां से उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है हमको एस्टिमेट में यूज हो रही है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके बाद कैरियर्स ऑफ मटेरियल है। कैरियर्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, जैसे एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन करना उसका। जैसे हमको गिट्टी मंगवानी है या फिर बालू रेती मंगवानी है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह होगा। तो किलोमीटर्स में कितने किलोमीटर हम उस पर्टिकुलर कितने क्यूबिक मीटर मटेरियल को लेके गए तो उसके रेट्स होते हैं इसमें। तो वो यहाँ पर 11 नंबर पेज पे, सॉरी 11 नंबर पेज पे हमको मिलेंगे। फिर आता है आपका अर्थवर्क आता है, ठीक है। अर्थवर्क क्या होता है, अर्थवर्क ये होता है कि जब हम फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं, तो कितने क्यूबिक मीटर आपने मिट्टी निकाली, ठीक है, उसके रेट्स कहाँ मिलेंगे। तो अर्थवर्क से रिलेटेड रेट्स आपको इस नंबर 12 से 20 वाले पेज पर मिल जाएंगे। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग में बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है एस्टिमेट में, अगर आपको बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग अच्छे से सीखना है, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो आपको आइटम्स का नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक बिल्डिंग है उसमें कितने आइटम्स होते हैं उनके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए और उस आइटम का रेट हमें कहां से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे मोटार वर्क होता है आपका, कंक्रीट वर्क होता है आपका, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क होता है, ब्रिक वर्क, मतलब कंक्रीट वर्क पीसीसी होता है और आरसीसी अलग होता है। तो पीसीसी का रेट अलग मिलेगा आपको, आरसीसी का चैप्टर अलग है, ऐसा नहीं है आप आरसीसी और पीसीसी मिक्स करते हैं ना। इसके बाद आप स्टोन वर्क, मार्बल वर्क, अदर देन फ्लोरिंग। मार्बल वर्क करना
रहे हैं अपन फ्लोरिंग को छोड़ के बता रहा हूँ, वो वाला मार्बल वर्क, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपका वुड वर्क, पीवीसी वर्क, स्टील वर्क, फ्लोरिंग, रूफिंग, फिनिशिंग। तो इस तरह देखेंगे तो अलग अलग चैप्टर्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक आइटम्स को जो हमारे बिल्डिंग्स में एक्चुअली यूज होते हैं उन आइटम्स को डिटेल्स में देखेंगे और उससे एस्टिमेट बनाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, ड्राइंग लेंगे 20-40 की, G+1 का रहेगा, ठीक है। तो इस पे एक एक आइटम देखेंगे। जैसे आपको ब्रिक वर्क हो गया, कितने mm का किया है आपने, 200 mm किया, तो उस आइटम से जो वर्क किया उससे रिलेटेड आइटम कौन सा अपना आइटम नंबर लिखा रहेगा, आइटम नंबर 2.2, 2.1 इस टाइप का, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो आइटम नंबर रहेगा उसको हम यहाँ पर ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद देखेंगे ये वाला आइटम यहाँ पर लगता है। मतलब आपने कंक्रीट का वर्क किया तो कंक्रीट के वर्क के लिए ये वाला आइटम यहाँ पे लगता है। आप कंक्रीट बीम वर्क, बीम में कंक्रीट लगाया तो अलग चीज है आपका, ठीक है। आपने आपका रिटेनिंग वॉल में कंक्रीट लगाया था तो अलग चीज है। मतलब हर जो वर्क होता है अलग अलग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसका रेट भी अलग अलग रहेगा। भले ही वो कंक्रीट है, वहां पर कंक्रीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर ले कर रहे हैं, मतलब फॉर्म वर्क वगैरह जो भी लगाना है वो लगा रहे हैं। उसके बाद हर स्ट्रक्चर के अलग अलग रहेंगे। मतलब आपको कॉलम की कंक्रीटिंग करना है तो उसका रेट अलग मिलेगा, आपको फाउंडेशन की कंक्रीटिंग करना है तो उसका रेट अलग मिलेगा। कर रहे हैं कंक्रीटिंग लेकिन रेट अलग अलग मिलेगा। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था जो यूएलडी का एसओआर है 4 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया। तो 4 जो वॉल्यूम है कौन कौन से वॉल्यूम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम जो फर्स्ट है वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ट्यूबवेल्स। अगर आप वाटर सप्लाई वर्क कर रहे हैं, उस वर्क में सीवरेज एंड ट्यूबवेल वर्क हो रहा है, तो उसका एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 देखना पड़ेगा, इसी एसओआर का वॉल्यूम 1। देन सेकंड आपका आता है वॉल्यूम 2 बिल्डिंग वर्क्स, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्डिंग वर्क्स, ठीक है। तो बिल्डिंग वर्क्स के लिए आपको वॉल्यूम 2 देखना पड़ेगा। देन आपका थर्ड जो होता है रोड एंड ब्रिज वर्क जो होता है। अगर आपका जो वर्क है रोड एंड ब्रिज से रिलेटेड है तो उस केस में आपको थर्ड वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, किसका, यूडीएसओआर का। आपको फोर्थ जो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब जो इसी एसओआर का जो फोर्थ वॉल्यूम है वो है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क का है। तो इसी तरह हम देखें तो 4 तरह के ये जो वॉल्यूम है इससे पूरा यूएलडी का एसओआर बना है, जिसमें अभी हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं आपका सेकेंड बिल्डिंग वर्क्स वाला, ठीक है। ये जो यूएलडी का एसओआर है इसमें हम बेसिक पॉइंट देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेसिक पॉइंट मतलब जो काम के पॉइंट है, पूरा एसओआर कभी नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें जो काम की चीजें हैं जो इंटरव्यू से रिलेटेड होती है वो भी चीजें देखेंगे, और जो काम में आती है एक्चुअल हमको जहां पर हम बिल्डिंग एस्टिमेट निकालते हैं उस टाइम पर, तो वही चीज हम इसमें देखेंगे। तो इसमें थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मटेरियल, लेबर, टेम्पलेट्स, टूल, हायरिंग एंड रनिंग चार्जेस ऑफ प्लांट्स, मशीनरी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। मतलब यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट लिखा रेट फॉर कंप्लीटेड आइटम इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग, मतलब किसी आइटम का 100 रुपए रेट है। कितना रुपए है? 100 रुपए रेट है। अब 100 रुपए रेट है तो ये रेट कैसे बनाया गया है, ठीक है। इसमें लिखा मटेरियल का है, इसमें लेबर का रेट है, टूल्स वगैरह लगे, आपके प्लांट्स, मशीनरी लगी है, इन सभी के जो रेट, इसमें जो खर्चा हो रहा है इन सभी का, वो सभी मिला के इसका रेट बना हुआ है। मतलब इस एसओआर में अगर हम कोई भी रेट देखेंगे तो वो जो उस रेट में सभी चीजें इंक्लूड रहेगी, मतलब सभी का खर्चा इंक्लूड रहेगा, सभी का कॉस्ट बोल सकते, तब वो कंप्लीट आपका रेट रहेगा, ठीक है। वो अलग से आपको ऐड नहीं करना है, इसी में ही इंक्लूड रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, जो आपका आता है ऑल लीड एंड लिफ्ट ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये लीड और लिफ्ट क्या होता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। तो लीड और लिफ्ट में बता देता हूं कि मान लिया आपने एक गड्ढा खोदा फाउंडेशन के लिए, ठीक है, खोद लिया, उसको खोदा, एक्सकवेशन किया, ठीक है। तो एक्सकवेशन करने के बाद क्या हुआ, उस मिट्टी को उठाना पड़ेगा, तो बोलते लिफ्ट।
ठीक है। लेकिन इस मिट्टी को वहीं पे रख दोगे कि नहीं, उसको कहीं दूर ले जाना पड़ता है उसके, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लीड करते हैं, मतलब तो लीड और लिफ्ट क्या होता है, पहले तो लिफ्ट करना, उस मटेरियल को उठाना, देन उसके बाद उसको ले जाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो लीड बोलेंगे उसको। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जो 100 रुपए का रेट है आपका, 100 रुपए का जो रेट बना है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें एक और चीज इंक्लूड रहेगी आपकी, द रेट फॉर कंप्लीटेड आइटम इन द शेड्यूल ऑफ रेट्स आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें आता है जो 10% होता है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है, मतलब 10% जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है वो भी इसमें 100 रुपए के रेट में इंक्लूड है। दूसरा होता है 5% चार्ज होता है आपका टूल एंड प्लांट्स एंड ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस डायरेक्ट चार्जेस होते हैं, डायरेक्ट चार्जेस नहीं होते, सॉरी इनडायरेक्ट चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट चार्जेस होते हैं वो ओवरहेड चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें टूल एंड प्लांट्स के लिए 5% यूज हुआ है, तो 5% ये भी इंक्लूड है इसमें। तो एक्चुअल में देखें हम तो 10 और 5 कितना हो गया 15, तो बचा कितना 85 रुपीज। अगर किसी आइटम का रेट 100 रुपए है और उसमें मैं चाहता हूं कि इसको 85 लेना चाहता हूं, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट नहीं आएगा, वो फिर आपको अलग से देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर रेट बने हैं इसमें क्या हुआ है, जो सभी चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना वो भी इंक्लूड है इसमें, 5% जो टूल एंड प्लांट्स का वो भी इंक्लूड है। मतलब सिंपल सा आप ये बोल सकते हैं कि ये जो यूएडीडी का एसओआर बना है इसमें आपको अलग से कोई पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस रेट में। ये जो रेट लिखा डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो एस्टिमेटेड क्वांटिटी आएगी आपकी सीमेंट कंक्रीट की, ब्रिक वर्क की, प्लास्टर की, जो भी आएगी, फॉर्म वर्क आप सेंटरिंग शटरिंग का जो वर्क करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको वो क्वांटिटी निकालना है और मल्टीप्लाई करना रेट का, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा उस पर्टिकुलर मटेरियल के आइटम के लिए। इस यूएडीडी के एसओआर में जितने भी आइटम्स लिए, मान लिया सीमेंट कंक्रीट लिया आपका, ठीक है, ओनली सीमेंट लिया, ठीक है, या फिर एग्रीगेट्स लिया आपने, तो उनके सभी के मानक स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएस कोड्स होते हैं। अगर वो जो पर्टिकुलर आइटम है पर्टिकुलर इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग है तभी ये रेट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब कोई बहुत ही ऑर्डिनरी मटेरियल है, मतलब खराब मटेरियल है, उस पर आप ये रेट अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज गलत है, कह रहे हैं मतलब ये, मतलब आपकी जो भी मटेरियल की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, एज पर आईएस स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है सीमेंट आपको कौन से कोड के अकॉर्डिंग लेना है, और भी चीजें मैं बताऊंगा। नीचे आते हैं थोड़ा सा, नीचे आते हैं थोड़ा सा, जैसे स्टील है आपका, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टील का, तो स्टील में भी क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रेड के स्टील्स होते हैं, तो उसको कौन से आईएस कोड के अकॉर्डिंग लेना है, तो सभी इस आईएस कोड से कंफर्म करके लिया हुआ स्टील है तो उसका रेट कितना रहेगा। इसमें एक चीज और दे रखी है, अगर आप रोड को छोड़कर कोई बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो कंक्रीट वर्क करते हैं, ठीक है, कंक्रीट वर्क मान लिया आपने 1 से 5 क्यूबिक मीटर का किया, तो आपको एक सैंपल लेना पड़ेगा किसका, टेस्टिंग के लिए, कि क्यूब बनाना पड़ेगा आपका 150 बाई 150 mm का जो होता है क्यूब, वो क्यूब बनाना पड़ेगा, उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जितनी आप कंक्रीट की क्वांटिटी लगाते जाते हैं उतने नंबर आपको सैंपल लेने पड़ते हैं। मान लिया आपका 16 से 30 क्यूबिक मीटर का आपने टोटल कंक्रीट वर्क किया, तो आपको 3 सैंपल लेने पड़ेंगे उसके। मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी एसओआर और नॉन एसओआर आइटम की दे देता हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं नॉन एसओआर लिखा है, तो एसओआर आइटम्स होते हैं जो इस एसओआर में हमको मिल जाएंगे, ठीक है, और नॉन एसओआर आइटम्स कौन होते हैं, ऐसे आइटम जो एसओआर में नहीं मिलेंगे लेकिन वो उस बिल्डिंग में लग रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, जो मार्केट रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट उस आइटम को हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और यहाँ पर डायरेक्टली रेट लिख देंगे। मान लिया मैं गेट लेके आया डायरेक्टली, मेन जिसे कार पार्किंग होती है उसके आगे एक गेट लगता है, ठीक है, इस एसओआर से मैंने वो आइटम नहीं लिया, डायरेक्टली मार्केट रेट पे कितना उसको पर्टिकुलर उसको गेट को लगाना है, उसकी मजदूरी वगैरह सब मिला के एक साथ लिख दिया कि इतने का गेट पड़ा, तो नॉन एसओआर आइटम में वो चला जाएगा। मतलब मैंने एसओआर से नहीं लिया, लिख दूंगा नाम, वहां पर लिख दूंगा नॉन एसओआर आइटम्स और उसका डिस्क्रिप्शन, देन उसका रेट लिख देंगे डायरेक्टली और क्वांटिटी 1 कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है कि आपको किस चीज को कैसे मेजर करना है। ठीक है, मान लिया आपको लेंथ है, लेंथ रनिंग मीटर में मेजर करना है। ठीक है, आपका वेट है मेट्रिक टन में करना है, वेट किलोग्राम में केजी करना है आपका। ठीक है, कोई क्वांटिटी लमसम क्वांटिटी है तो एलएस करना है, एलएस एक यूनिट होता है लमसम। ठीक है, और यहाँ पर एरिया है तो स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर यूनिट्स पता होना चाहिए किस चीज को कैसे मेजर करना है। एरिया को कैसे मेजर, इस मतलब बोल सकते हैं हम कि आपका जो प्लास्टर है वो स्क्वायर मीटर में काउंट होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कहीं पे ब्रिक वर्क 100 mm का है तो स्क्वायर मीटर में होगा, हाफ ब्रिक वर्क है तो। इसके बाद आपका 200 mm का ब्रिक वर्क है 8 इंच का तो वो क्यूबिक मीटर में मेजर होगा। अब हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं जो चैप्टर 1 में दी है, कैरियर्स ऑफ मटेरियल। मतलब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको कितना पैसा देना है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं आपके, एग्रीगेट्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं आपके। ठीक है, सैंड होता है, बालू रेती होती है मतलब। ठीक है, तो उनको कितने किलोमीटर तक ले जाने के लिए कितना पैसा मिलेगा पर ट्रिप का। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर लिखा है चैप्टर 1 कैरियर्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा एक्सकैवेटेड अर्थ, मतलब जो खोदी हुई मिट्टी है, मतलब मिट्टी को हमने फाउंडेशन से खोद लिया, देन उसको क्या किया हमने, 1 क्यूबिक मीटर की मिट्टी ली। ठीक है, उसका 1 किलोमीटर तक एक ट्रिप मतलब वहां पर जाके आना, उसे बोलते हैं एक ट्रिप। तो उसका जो रेट है 92.87 है। अगर 2 किलोमीटर है पार्ट ऑफ देयर आपका, मतलब 2 किलोमीटर तक ले जा रहा है तो उस केस में 107 है उसका रेट। मतलब हर किलोमीटर के लिए हम देखें तो रेट अलग अलग रहेंगे और हर मटेरियल के अलग अलग रेट रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम एक्सकैवेटेड रॉक, अगर रॉक है उस केस में सैंड स्टोन एग्रीगेट बिलो 40 mm से कम वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बोल्डर लाइम ब्रिक्स। तो जितना भी क्यूबिक मीटर मटेरियल आप ले जाते हैं कितनी डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो या वो रेट आपको यहाँ से देख लें कि कितना किलोमीटर आप गए हैं एक ट्रिप में, तो उसी आधार पर आप यहाँ से रेट ले सकते हैं और उसका कॉस्ट पे कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी मैंने आपको जितनी भी जानकारी या ट्रेनिंग दी है वो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है एक बेस बनाने के लिए। मतलब आपको बेस पता होना चाहिए कि ये आपका यूएडी का एसओआर होता है, इसमें ये इतना प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर का होता है, ये इसमें एसओआर आइटम्स ये होते हैं, नॉन एसओआर आइटम्स ये होते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर आया है अर्थवर्क है, तो अब हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली एक प्लानिंग पर वर्क करेंगे। 20/40 की G+1 एक प्लानिंग है जिसमें पूरा स्ट्रक्चर है, कॉलम प्लेसमेंट वगैरह सभी है, उसमें कितने बाय कितने कॉलम लिए हैं, फुटिंग साइज लिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम एक्चुअल जो एस्टिमेट बनाना है वो सीखेंगे। और अब हम यूएडीडी का एसओआर पढ़ेंगे नहीं, उसका यूज करना सीखेंगे, उसको कैसे यूज करना है। तो जो आगे का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहां से हम स्टार्ट कर देंगे कि कैसे आप यूएडीडी के एसओआर से एक पर्टिकुलर एस्टिमेट बनाते हैं जो स्टैंडर्ड है। ये जो आपकी बिल्डिंग एस्टिमेट्स की ट्रेनिंग है ये लगभग 35 से 40 ट्रेनिंग के जो लेक्चर है वो इसमें लगेंगे मिनिमम, तब ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी। क्योंकि हमको एक एक आइटम को डिटेल्ड में समझना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट कैसे करना है, क्योंकि हर आइटम को मेजरमेंट करने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, तो उस तरह हम मेजरमेंट करेंगे और उसका रेट हम उस आइटम से, पर्टिकुलर आइटम से लेंगे। अगर आप एक इंजीनियर या फिर एक आर्किटेक्ट है और आप एस्टिमेट्स बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं कैसे एस्टिमेट हम बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, 299 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लेकर इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे।